तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही अच्छे रहना। और तुम्हें मैसेज भेज के मैंने कल डराने का थोड़ा प्रयास किया कि आओ वरना मैं अनुशासनात्मक कार्रवाई करूंगी। कुछ ऐसा लिखा था मैंने मैसेज में। देखिए, आओगे तो पाओगे, कहते हैं ना, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ठीक है। तो जैसे हमारी क्लासेस होती है, मैं तुमसे कहती हूँ क्लास में आके पढ़ने का वो नजारा कह लो या वो ही अलग है, और ही अलग है। तो लाइव क्लास जो हम सामने बैठ के, बच्चे कहते हैं काश हम आपसे आमने सामने मिल पाते। नंबर ऑफ स्टूडेंट, मुझे प्रयागराज में काफी बच्चों के मैसेज आए, मिलना था, लेकिन किसी कारण वहां ट्रैफिक जाम था, मैं जा नहीं पाई जिस समय मैंने बच्चों को बुला रखा। तो सब बच्चे कह रहे हो मैम आप चली भी गई वापस, हम तो मिले ही नहीं आपसे। तो अच्छा लगा। और तुम लोगों के तो मैं सामने ही हूँ, है, रोज क्लास में पढ़ते ही हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने आपको वर्ण सिस्टम पढ़ा रही थी और मैंने कहा था रटना मत। देखो, मैं किसी भी टॉपिक को आपको सबसे पहले यही कहती हूँ, किसी भी टॉपिक को रटना मत, समझ के लिखना। तो कल मैंने वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको विस्तार से बताया था। उसी क्रम में आज मैं एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत बताइए। कल जो मैंने पढ़ाया मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, मेरी वीडियो बनी हुई है, ठीक है, वो आप उससे पढ़ लेना। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है वर्ण व्यवस्था की, वर्ण व्यवस्था कहां से आई, उत्पत्ति मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे। देखो, वर्ण मुख्य रूप से अगर हम बात करें, व्र धातु से बना है, व्रति वर्णी, जिसका अर्थ रंग से, ठीक है, धारण करने या चयन करने से लिया गया है। मैंने कल भी बताया था, आज थोड़ा रिपीट कर रही हूं, धारण करना या चयन करना, वरण करना। वरण मतलब जैसे मैंने कल बताया था, जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमें कहा गया सामने स्वेटर्स रखे हैं कि तुम कोई एक स्वेटर ले लो, तुम कहोगे मुझे तो ब्लू कलर पसंद है, तो तुमने ब्लू कलर का स्वेटर अपने लिए चुन लिया, ठीक है। फिर अनीशा से बोला गया, अनीशा ने कहा मैं तो पिंक लूंगी या मैं रेड लूंगी, तो इसने चयन करना, वरण। तो वर्ण जो बना है, वर्ण की मैं बात कर रही हूं उस समय, व धातु से बना है, व्रति वर्णी मतलब कभी कभी इसका रंग या फिर धारण करने से या चयन करने से, किसी चीज को धारण करना मतलब पहनना, या फिर चयन करना, इससे लिया गया है। और वर्ण व्यवस्था मुख्य रूप से अगर हम बात करें, 4 वर्ण माने गए हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। हालांकि यह व्यवस्था अब इतनी ज्यादा भारत में पाई नहीं जाती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं में जब हम भारतीय सामाजिक व्यवस्था पढ़ते हैं तो हम धर्म के बारे में, वर्ण के बारे में, पुरुषार्थ, संस्कार, आश्रम व्यवस्था, इन सबको पढ़ते हैं। तो आज जो मैं तुम्हें वर्ण व्यवस्था बताने जा रही हूँ, वर्ण मुख्य रूप से 4 होते हैं और ये सीक्वेंस के अनुसार होते हैं। सबसे पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। अब ये आता है एक क्वेश्चन एग्जाम में, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो मैंने तुम्हें बताया इनका क्रम है, ब्राह्मण प्रथम पे, क्षत्रिय दूसरे पे, वैश्य तीसरे पे और शूद्र चौथे पे। ये सब ऐसा कहां से आ गया, ये वर्ण कहां से आए, फिर इनका क्रम किसने निर्धारित किया, किस आधार पर इन वर्ण व्यवस्था की, जो ये वर्ण सिस्टम है, इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है। डॉक्टर शर्मा थे, डॉक्टर शर्मा ने कहा कि जो वर्ण है वो रंग से लिया गया, गुण से लिया गया, कि व्यक्ति जैसे पहले गुण, जैसे हम कहें, अब लोग क्या करते हैं, जातियों को, वर्णों को जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है। तुम्हें कई धर्मों में बहुत सात्विक लोग भी मिलेंगे, पढ़ने लिखने वाले, जरूरी थोड़ा ना सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। अब ये थ्योरी बिल्कुल वो बंद हो गई। व्यवस्था आप लोगों को पढ़ाया था, उसी में आज मैं वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत बताने जा रही हूँ, थ्योरीज। और एक नहीं है, कल तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक ब्रह्मा जी के बारे में बताया था, आज मैं विस्तार से तुम्हें ये बताऊंगी। और सबसे बड़ी बात, रटना मत, समझना, ठीक है, समझ के लिखना। लिखने को अथाह सागर होगा और भूलने को कुछ भी नहीं होगा जब समझोगे।
और रटोगे तो भूलने को सब कुछ होगा और लिखने को सब गायब हो जाएगा। अरे वो एक आजकल सोशल मीडिया पे रील्स में सैलरी आई और फिर वो रामायण की एक वो जो बाण गायब हो जाते हैं ना, होली धुन ट्यों सैलरी गायब। ठीक है, तो ऐसे ही जब तुम रट के लिखोगे, अरे ये क्या हो गया, सब गायब, अब क्या लिखे आंसर, तो समझ के लिखना। तो हम बात कर रहे थे वर्ण व्यवस्था की। देखो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इनका क्रम होता है ब्राह्मण फर्स्ट, क्षत्रिय सेकंड, वैश्य थर्ड और शूद्र चौथे नंबर पे। तो ये चारों वर्ण कहां से आए और कैसे इनका क्रम निर्धारित हुआ, इनकी उत्पत्ति हुई कहां से? और जो हम आज, कल मैंने बताया था, हम उपजाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल अपने नाम के आगे करते हैं। जैसे मेरा नाम है डॉक्टर तनु मित्तल, ठीक है, अनीशा रावत, अनीशा, हाँ, और मुस्कान नेगी, रजनी शाह, आदित्य रावत। तो ये हम उपजाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं ये यहां से आए हैं। वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में आई, वर्ण से जाति व्यवस्था आई और जाति व्यवस्था से उपजाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। लेकिन अगर वास्तव में गहनता से मंथन करो तो ये वर्ण व्यवस्था आए कहां से और क्यों आए, कैसे आए, तो आज इसी पे विस्तार से चर्चा करेंगे और हम जानेंगे उन सिद्धांतों को जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यकीन मान के चलो, एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे तुम्हें मिल जाएगा वर्ण व्यवस्था से। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत का मतलब होता है ये उत्पन्न कैसे हुए, ये 4 वर्ण कहां से आए। अब सीधे सीधे लिखना, 4 वर्ण कहां से आए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और इनका क्रम कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कैसे निर्धारित हुआ। तो मैं अभी तुम्हें डॉक्टर शर्मा के बारे में बता रही थी। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि पहले व्यक्ति के गुण और रंग के आधार पर उसे स्थान दिया जाता था समाज में। पहले ये नहीं थे, गुण मतलब यदि कोई व्यक्ति होशियार है, धनुर्धर है, धनुर्धर मतलब शस्त्र चढ़ाने में निपुण है, पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, काम करने में, हम आज हम देखो सुनो मेरी बात, आज हमारे यहाँ एक वर्ड है ऑलराउंडर, ठीक है, जानते हो आप सभी क्या होता है ये ऑलराउंडर है? हाँ जरा बताओ, जरा एक एक लोग बताओ, क्योंकि इंटरैक्टिव सेशन करेंगे, मजा आ जाए क्लास का। हाँ भाई मुस्कान, और बैठे बैठे बता दो ऑलराउंडर किसे कहते हैं? बताओ। हाँ हर चीज में परफेक्ट, जैसे जैसे बोलो, पढ़ने में, खेलने में, वेरी गुड, गाने में और नाचने में, वेरी गुड, और इंस्टाग्राम रील्स बनाने में, बिल्कुल सही बात है। अब कहते हैं ये तो ऑलराउंडर है, खाना भी बना लेती है, रील्स भी बना लेती है, पढ़ भी लेती है। आजकल बहुओं के लिए जब तलाशने जाते हैं तो क्या कहते हैं, ये लड़की बहुत अच्छी है, ठीक है, सारे काम कर लेती, खाना भी आता है बनाना, गाड़ी भी चला लेती है, रील्स भी बना लेती है, ठीक है। पहले तो ये गुण, ऑलराउंडर आता था गुण के लिए। तो जो पहले वर्ण व्यवस्था थी, डॉक्टर शर्मा ने कहा व्यक्ति के गुण देखे जाते थे, उसका रंग देखा जाता था, रंग के आधार पर, गुण के आधार पर निर्धारित किया जाता था ये किस वर्ण का है। और ये मैंने बताया ना, ये 4 क्रम निर्धारित किए गए, ब्राह्मण को सबसे ऊंचा स्थान, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर सबसे लास्ट में शूद्र, ठीक है। इस तरीके से इनके क्रम निर्धारित किए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, पहले मैं इसको ना बता के इन सब सिद्धांत को बताऊंगी। सबसे पहला सिद्धांत जो कि मैंने कल बता दिया था, आज इसे शॉर्ट में बताऊंगी। ब्रह्मा जी ने पहला सिद्धांत आता है, ट्रेडिशनल थ्योरीज को बोलते हैं, परंपरागत सिद्धांत, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का परंपरागत सिद्धांत, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का परंपरागत सिद्धांत, यानी ट्रेडिशनल थ्योरी कि वर्ण कहां से आए। तो ऐसा माना गया, जो ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी पता है ना तुम्हें कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। तो जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ की व्यवस्था, सिस्टम कैसे चलाऊंगा, ठीक है। यदि सारी महिलाएं महिलाएं दे दूं तो क्या होगा, सिस्टम नहीं चलेगा, या फिर सारे पुरुष ही पुरुष पृथ्वी पर कर दूं तो भी नहीं चलेगा। तो उन्होंने बैलेंस बनाया, महिला भी पुरुष भी, ठीक है। फिर आगे चले,
उन्होंने सोचा कि मैं सारे पढ़ने वाले बुद्धि से बुद्धिमान लोगों को भेज दूं पृथ्वी पर। तो उसने कहा था ये तो चल नहीं पाएंगे, आपस में लड़ बैठेंगे। फिर उसने बोला मैं सारे ऐसे भेज दूं जो शक्ति और शस्त्र चलाने में निपुण है। तो उन्होंने सोचा कि ये तो एक ही दिन में एक दूसरे को खत्म कर डालेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तब उन्होंने 100 ब्राह्मण, 100 क्षत्रिय, 100 वैश्य और 100 शूद्र, इनको सबसे पहले पृथ्वी पर भेजा कहते हैं। और साथ ही साथ ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल, देखिए परंपरागत सिद्धांत जो है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में कहा गया है कि ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण, ध्यान से समझना, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण, बाजुओं से क्षत्रिय, जगह से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति की है। तो उन्होंने सृष्टि में 100 ब्राह्मण, 100 क्षत्रिय, और इससे हमारा पूरा सिस्टम चलने लगा, समाज का सिस्टम। और आज हम कहीं ना कहीं जाति उपजाति में विभाजित हो गए। तो ये जो सिद्धांत है, कौन सा? परंपरागत सिद्धांत, कि जब ब्रह्मा, इसको मैंने कल विस्तार से पढ़ाया था, इसलिए आज इसे मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगी, कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में यह उल्लेख है कि ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण, बाजुओं से क्षत्रिय, जगह से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति मानी है। यह है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का परंपरागत सिद्धांत। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताओ बच्चों वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का परंपरागत सिद्धांत क्या है, तुम ब्रह्मा जी की कहानी लिख देना। और बिल्कुल देखो मैं क्या कहती तुमसे, जब से मैंने क्लास शुरू करती हूं मैं हमेशा तुम्हें ये कहती हूँ, रटना मत, समझ के लिखना। हाँ, नोट्स बना लेना किताब से देख के, क्योंकि वो हमारी मेमोरी को एक स्ट्रेट डायरेक्शन में सही सटीक दिशा प्रदान करते हैं नोट्स। ठीक है, बाकी ये सब चीजें याद रखना। सेकंड आता है रंग का सिद्धांत। रंग, इंग्लिश में इसको बोला जाता है कलर। रंगों से भर दो, कहना है ना। रंग होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं। जैसे रंगों के नाम बताओ, चलो। काला और येलो। अरे इतने जो चुप बैठे हो, फटाफट बोलो फ्लो। रंगी रंग है चारों तरफ, बताओ जल्दी जल्दी। लाल, जल्दी जल्दी। हरा, और तेज से बताओ, नाशा नहीं किया आज। नीला, पीला, हरा, बैंगनी, गुलाबी, सफेद, बिल्कुल, भूरा, बिल्कुल। अरे भैया ऑरेंज, बिल्कुल सही जवाब तुमने दिया है। हम इन्हीं रंगों की बात अभी करने जा रहे हैं, बिल्कुल सही। देखिए ऐसा माना जाता है महाभारत में भृंगु ऋषि ने रंग के आधार पर वर्णों का विभाजन किया। अभी तो हमने बताया ब्रह्मा जी ने कैसे बताया कि वर्ण की उत्पत्ति हुई। अब हम बताएंगे रंग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कलर, कि कैसे बताया गया कि रंगों के आधार पर वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। कैसे रंगों के आधार पर वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। देखिए ऐसा माना जाता था, रंग, थोड़ा सा ये मैं रंग लिखूंगी यहां पे, 4 रंग, ध्यान से देखना। मैंने यहां 4 रंग लिखे हैं, सफेद, लाल, पीला और काला। ठीक है, ये 4 रंग मैंने लिखे हैं। ऐसा बोला गया, मैंने अभी तुम्हें बताया कि महाभारत में भृंगु ऋषि ने, ठीक है, ये बताया कि रंग के आधार पर वर्णों का निर्माण हुआ है। रंग के आधार पर वर्ण बने हैं। कैसे बने हैं मैं बताती हूं। ऐसा माना जाता है जो सफेद रंग होता है वो सुख, शांति का, कई बार हम कहते हैं ना शांति का प्रतीक होता है, सफेद कबूतर उड़ाते हैं, सुख, शांति, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है सफेद रंग को। और तुमने देखा होगा शांति के रूप में, शांति मतलब पीस, बहुत शांति, सफेद रंग। और तुमने देखा होगा कई बार, जैसे तुम धूप में खड़े हो, तुम यदि सफेद रंग देखोगे तो आंखों को शीतलता देगा। हम अक्सर कहते हैं जहां ज्यादा गर्मी होती है वहां लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं,
कि वो शीतलता देता है। अगर काले कपड़े पहनेंगे तो काले कपड़े जो होते हैं वो धूप को आकर्षित करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार तुम धूप में गए और चटक लाल रंग दिखे तो आंखें कैसे होंगी, ऐसे। तो सफेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना गया कि ब्राह्मण जो व्यक्ति होते थे वो बहुत सात्विक होते थे, शांति प्रिय होते थे। पठन पाठन धार्मिक क्रियाकलाप यह उनका कार्य होता था। तो इसलिए ब्राह्मणों को सफेद रंग प्रदान किया गया, ध्यान से समझना। इसी प्रकार क्षत्रिय युद्ध करना, युद्ध में सेना का संचालन करना, शक्ति प्रदर्शन करना, अपना लहू बहा देना या दूसरे को मार गिराना, उसका लहू बहा देना, या तो अपना लहू बहाना या दूसरे का लहू बहाना। लहू का रंग क्या होता है, लाल। तो इसलिए क्षत्रियों को लाल रंग दिया गया, ठीक है। किस लिए दिया गया, क्योंकि क्षत्रिय वर्ण का कार्य ऐसा माना जाता था, युद्ध करना, सेना का संचालन करना, युद्ध में शक्ति प्रदर्शन करना, अपना लहू बहाना या सामने वाले को, शत्रु को मार गिराना। इसलिए उन्हें लाल रंग प्रदान किया गया, ठीक है। तो ऐसा माना गया कि सफेद रंग से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, लाल रंग से क्षत्रिय की। फिर पीला रंग वैश्य। वैश्य जो होते हैं खासतौर पर कृषि का काम करते हैं, अन्न उपजाना, खेतों में कार्य करना, व्यापार वाणिज्य करना। खेतों में जो गेहूं उगता है किस रंग का होता है, पीला। मिट्टी किस रंग की होती है, अब तुम कहोगे मैडम अलग अलग रंग की होती है, लेकिन खास तौर पे उसे हम पीलापन ही लिए होती है मिट्टी। तो जो ये पीला रंग है, पीला रंग जो दिया गया, पीला रंग दिया गया खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए, यानी वैश्यों के लिए, ठीक है। तो सफेद, लाल, पीला, फिर आया काला। काला मतलब ब्लैक, जो अक्सर हम सबका फेवरेट होता है, ठीक है। किस किस का फेवरेट है ब्लैक कलर, एक मेरा भी है, और किसी का नहीं है। मेरा रेड एंड ब्लैक, मुझे लाल और काला बहुत पसंद है, ठीक है। देखिए ऐसा माना गया जो इन तीनों वर्णों की सेवा करता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की, इनकी सेवा करना, इनके लिए कार्य करना, ठीक है। इसलिए शूद्र को दिया गया सबसे लास्ट में काला रंग। काला रंग इसलिए दिया गया क्योंकि वो सेवा करते थे, मैला उठाना, कई बार जो कचरा उठाते थे और कई बार इनसे रिलेटेड, तो उनको शूद्रों को दिया गया काला रंग। तो जो रंग का सिद्धांत है वो कहते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति के कार्य और उसके गुण और उसके रंग के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निर्धारण किया गया। जैसे ब्राह्मणों को सफेद, क्षत्रियों को लाल, वैश्यों को पीला और शूद्रों को काला रंग दिया गया। यह है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का रंग का सिद्धांत। नेक्स्ट मैंने अभी बताया, अब ऐसा कुछ नहीं है, ये हम पुराना सिस्टम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है कर्म तथा धर्म का सिद्धांत। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, है ना। एक वो है, जो लेता है वो देता है, जो बोओगे वो काटोगे। मतलब हम जो बोते हैं वो काटते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो चावल की खेती में बोया फिर चावल काटेंगे। इसका अर्थ आया है हम जैसे कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। इसलिए कहा गया है कि जो बोओगे वो काटोगे, है ना। जो हम बोते हैं वो काटोगे, और यही कर्म कहते हैं। कर्म की थ्योरी को तो मैं तुम्हें विस्तार से अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ाऊंगी। कर्म होते हैं संचित, प्रारब्ध और क्रियमण, इनको मैं विस्तार से बाद में पढ़ाऊंगी। कर्म कहते हैं कि जो हम कार्य करते हैं, अच्छे करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। और मेरी तो धारणा आज जो तनु मैम सोशियोलॉजी वाली है, वास्तव में कहीं ना कहीं मैं इस थ्योरी ऑफ कर्मा को बहुत मानती हूं। इतना ज्यादा मानती हूं कि विश्वास इंसान को कब होता है कि जब उसके साथ जैसा वो सोचता है वैसा होता है। जैसे मैं बहुत ज्यादा उस पर विश्वास करती हूँ कर्म पे मतलब अच्छे कर्म करो। कई बार क्या होता है, कुछ जरूरी थोड़ा ना अभी मिलेगा, हाथों हाथ ही तुम्हें फल मिल जाए, उसके प्रभाव आगे मिल सकते हैं, ठीक है। और बहुत
एक थ्योरी इस कर्म की मैंने चेंज कर दी है। क्या? बहुत से लोग कहते हैं इस जन्म में जो कर्म करोगे उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। तनु मैम सोशियोलॉजी वाली कहती है इस जन्म में कर्म जो करता है ना उसका फल भी इसी जन्म में ही भोग के जाता है। और ये मेरा 99% अजमाया हुआ फॉर्मूला है। ठीक है? कैसे है? जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया, प्रयागराज मैं बड़ी श्रद्धा भक्ति से गई। बहुत लोग कह रहे अरे भीड़ है, अरे गंदा पानी है। ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर आस्था और श्रद्धा थी तो ना तो मुझे भीड़ मिली, और जहां मैंने स्नान किया, जहां से मैं गंगा जल लेके आई, सब कह रहे मान ही नहीं सकती ये गंगा जल इतना साफ, टीवी में तो हम देख रहे हैं इतना वो है। तो ये सब कर्मा है, क्योंकि मेरे अंदर जो पवित्र श्रद्धा और आस्था है, ठीक है, उसने मुझे अच्छा स्थान दिया। ना भीड़ मिली ना कुछ मिला, आनंद ही आनंद मिला। और वो तुमसे YouTube के माध्यम से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं कर्म पे बहुत विश्वास करती हूँ। अभी मैं बुराई करने लग जाऊं, अभी मैं वो, मेरा किसी भी पॉलिटिशियन से कोई मतलब नहीं है। मैं जिसको देखती हूँ मैं उसकी तारीफ करती हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस वाली हूँ, बीजेपी वाली हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो वो निश्चित रूप से तारीफ के काबिल है। अब वो चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, जरूरी नहीं है हिंदू ही हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और धर्म के मामले में मैं सबसे ज्यादा मानती हूँ सिख धर्म को। मैं हिंदू धर्म से हूं, लेकिन सिख धर्म में जितना अपनापन, जितना तुम सेवा भाव देखोगे ना, विश्व के किसी धर्म में नहीं है सिख धर्म जितना। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू धर्म से हूं तो हिंदू धर्म की तारीफ करे जा रही हूं ना। मेरे लिए आज फर्स्ट नंबर पे है सिख धर्म, और सिख धर्म की गुरुवाणी वगैरह मैंने कंठस्थ कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि मैं मानती हूं कि जो व्यक्ति अच्छा लगता है, जिस धर्म का अच्छा लगता है, जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, मेरे लिए वो सर्वोपरि है। मेरे लिए कर्म महत्वपूर्ण करते हैं। इसलिए कई बार मैं कहती हूं, तुम लोगों से कहती हूं, कर्म करो। कर्म इन द सेंस पढ़ो। ये मत सोचो आज ही आज सिलेक्शन मिल जाए, बस आज ही तुरंत हो जाए, नहीं। कर्म का फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, फल जरूर मिलता है। और कर्म कैसे करो? ईमानदारी के साथ करो, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तुम कहोगे वो व्यक्ति है, उसका घर तो पैसों से भरा पड़ा है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, शानो शौकत है, गलत काम करता है। देखते रहना, वो काम नहीं आने वाला उसके कभी भी। देखते रहना, मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है ये, कभी भी काम नहीं आएगा। तुम शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी बहुत सुख सुविधा भोग लोगे, लेकिन लंबी अवधि के लिए वह तुम्हें दुख देगा। हाँ, तुमने धर्म के मार्ग पर चलकर एक अर्थ मतलब पैसा कमाया है, वो तुम्हें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की देगा। ठीक है, तो ये मेरा विश्वास है। तो कर्म का सिद्धांत, कर्म और धर्म का सिद्धांत क्या कहते हैं? पहले व्यक्ति जो जैसा कर्म करता था उसको वैसा फल मिलता था। धर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत, इनसे वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई? ऐसा कहा गया कर्म मतलब कार्य, कार्य करना। कर्म मत करना मतलब कार्य करना। जैसे ब्राह्मण व्यक्ति, देखो, जो व्यक्ति जैसे कार्य करता गया, जैसे पठन पाठन और धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक क्रियाकलाप, जो व्यक्ति ये कार्य करते थे वो सब कहलाए ब्राह्मण। ध्यान से सुनना मेरी बात। जो व्यक्ति पठन पाठन का कार्य, मैंने अभी बता रही हूं तुम्हें वर्ण की उत्पत्ति कहां से हुई, तो इन्होंने कहा कर्म तथा धर्म से हुई। कर्म मतलब जो व्यक्ति पठन पाठन का, धार्मिक क्रियाकलाप का कार्य करता था, उनको ब्राह्मण वर्ण में शामिल कर दिया गया और सबसे ऊंचा स्थान दिया गया समाज में। ठीक है, जो व्यक्ति राज व्यवस्था, एक बात ध्यान देना, राजा से भी ऊपर स्थान ब्राह्मण को दिया गया था। राजा अपने दरबार में अपने गुरु को अपने से ऊंचा स्थान देता था। तो पठन पाठन, धार्मिक क्रियाकलाप, ये दिया गया ब्राह्मण को। फिर राज व्यवस्था, सेना संचालन, ये शक्तिवर्धक कार्य होते थे। जो इन कार्यों में लिप्त होते थे उन्हें क्षत्रिय कहा गया। उन्हें क्या कहा गया? क्षत्रिय। इसी प्रकार कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, जो ये कार्य करते थे उनको कहा गया वैश्य। जो इन तीनों वर्णों की सेवा करना, सेवा का कार्य करते थे
उनको बोला गया शूद्र। अब ये हमने डिसाइड नहीं किया है। व्यक्ति जो, जैसे मैंने अभी एक तुम्हें एक शब्द बोला था ऑलराउंडर, मैंने तुमसे पूछा था ऑलराउंडर किसे कहते हैं, ठीक है। समाज में वो जो व्यक्ति जितना अच्छा कार्य करता था, जैसे अगर देखा जाए तो सेवा करना और पठन पाठन और धार्मिक क्रियाकलाप जितने होते थे, वो इसलिए कहा गया क्योंकि पढ़ना पढ़ाना कठिन था। वेद जो होते थे, मैंने कहा था वेदों को लिखा नहीं गया है, ध्यान से समझना मेरी बात। वेदों को सुना गया आपुरुष है, वेदों को बोला गया आपुरुष है, उनका जन्म नहीं हुआ है। अभी मैं बहुत ज्यादा वो धर्म में इस चीज को मानती हूं, तो ऐसा बोला जाता था ऋषि मुनि ओरली, मौखिक रूप से अपने शिष्यों को वेदों की शिक्षा देते थे, और वो उनको सहज ही अपने उच्चारणों को, जितने श्लोक होती थी, जितनी ऋचाएं, सब कंठस्थ कर लेते थे। सारे अपने जो शिक्षा का मोड था, जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, वेदों की शिक्षा दी जाती थी और वो कंठस्थ कर लेते थे। जिनका पढ़ने लिखने में, क्रियाकलापों में मन नहीं था, वो क्या काम करते थे, किसी ने हथियार चलाना सीख लिया, किसी ने खेती करना सीख लिया, और कोई खेती भी नहीं करना चाह रहा तो किसी ने सेवा करना सीख लिया, ठीक है। तो उन्होंने बोला जो व्यक्ति कर्म करता था, कार्य करता था, उससे व्यक्ति का वर्ण निर्धारित हुआ कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, ठीक है। ये है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का कर्म या धर्म का सिद्धांत, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है इसमें गुण का सिद्धांत। गुण, हाँ बताओ जरा किसके अंदर क्या क्या गुण है, अपनी क्वालिटीज बताओ मुझे, ठीक है। गुण किसे कहते हैं, देखो अब तुम कहोगे मैडम ये तो आत्म प्रशंसा हो गई। कोई मुझे से पूछे, हाँ भाई डॉक्टर तनु मित्तल बताओ तुम्हारे अंदर क्या क्या गुण है, तो मैं कहूंगी अरे ये तो तुम बताओगे तो अच्छा लगेगा, अगर मैं बताऊंगी तो उससे क्या लगेगा, आत्म प्रशंसा, कि मैडम तो अपनी तारीफ कर रही है। मैं ये बताऊंगी कि तुमसे कि मुझे गुस्सा आता है, कभी नहीं बताऊंगी। मैं कहूंगी मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, ठीक है, खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। आदमी अपनी कमियां नहीं बताता है, आदमी अपने गुण गुण बनाता है। जरा बताना, जरा एक दो अच्छे गुण बताओ अपने अंदर, फिर कमियां भी पूछूंगी। अनीशा, मुस्कान, साक्षी, कोई गुण नहीं है, ये शर्मा रहे हो। रजनी है, इंट्रोवर्ट, ये तो बिहेवियर वो हो गया, मतलब रिजर्व रहती है, या एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट की एक्सट्रोवर्ट। आदित्य, मैगी, चलो भाई अब चलना पड़ेगा खाने मैगी। हाँ शिवम अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। गुण की थ्योरी, देखो सुनो मेरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का गुण का सिद्धांत। गुण मतलब व्यक्ति के अंदर जितने गुण होते थे, इसको मैं एक एग्जांपल से बताऊंगी, बहुत ध्यान से सुनना। महाभारत में, महाभारत याद है सबको, युधिष्ठिर याद है, तुमने सुना होगा। युधिष्ठिर एक बार एक बहुत प्यासे थे और वो एक तालाब पे पानी पीने गए, बारी बारी से सब गए, तालाब कुछ क्वेश्चन पूछता था, जल जो तालाब था वो क्वेश्चन पूछता था, जो गलत आंसर देता था वो पानी पी के बेहोश हो जाता था। ऐसे ही युधिष्ठिर तालाब के पास पहुंचे, जल पीने से पहले उनसे प्रश्न पूछा गया, उनसे पूछा गया कि बताओ ब्राह्मण कौन है। ध्यान से सुनो मेरी बात। जलाशय ने युधिष्ठिर से पूछा बताओ ब्राह्मण कौन है, तो युधिष्ठिर ने बोला कि ब्राह्मण वो है जो ईमानदार होता है, दयालु होता है, दानशील होता है, जिसके अंदर सहजता होती है। ध्यान से सुना मेरी बात। मैंने तुम्हें बताया कि महाभारत में एक वो है किस्सा, ये किस्सा कह लो या वृतांत इसे कहेंगे, कि युधिष्ठिर जल पीने के लिए एक जलाशय के पास गया, तो जलाशय ने कहा पानी तब मैं पीने दूंगा जब तुम मेरे प्रश्न का सही उत्तर दोगे। तो जलाशय ने युधिष्ठिर से पूछा बताओ ब्राह्मण कौन है, तो युधिष्ठिर ने बोला ब्राह्मण वो है जिसमें ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, दानशीलता है, कर्तव्य परायणता है, जो सहज है, सहज मतलब दूसरों को सहजता से जवाब दे, जो प्यार करे। तो फिर जलाशय ने कहा अच्छा ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बताओ, यदि यही सब गुण किसी शूद्र में हुए
यदि यही सब गुण किसी शूद्र में हुए तो वो क्या होगा? तो युधिष्ठिर ने बोला वो ब्राह्मण होगा, वो शूद्र नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कैसे? क्यों? उन्होंने बोला व्यक्ति के गुण इंपॉर्टेंट होते हैं, व्यक्ति के गुण महत्वपूर्ण होते हैं। यदि दानशीलता, सहजता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य परायणता, ये सब किसी शूद्र के अंदर गुण है तो वो शूद्र ना होकर वो ब्राह्मण है। तो जलाशय ने कहा कि मान गए। जलाशय ने तारीफ की युधिष्ठिर की। ऐसे ही नहीं, उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर बोला जाता था। तो गुण का सिद्धांत कहता है कि वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई? पहले व्यक्ति के अंदर गुण देखे गए। ऐसे नहीं कि जो शूद्र उसे कहा गया जो सेवा करता था, नहीं, उनके गुण देखे जाते थे कि इसके अंदर क्या गुण है। अरे ये लड़की तो पढ़ने में बहुत अच्छी है, ये लिखती भी बहुत अच्छा है, ठीक है, और ये तो मंत्रों के उच्चारण आहा ऐसे करती है कि सुन के ऐसा आनंद आ जाता है। जैसे बहुत सारे मंत्र, कोई मंत्र याद है? शांतम शाश्वत प्रमेंद्र निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेवम निशम वेदांत वेदम। तो इससे क्या होता है? जो इन सब, ये इतने आसान नहीं होते। अगर ये मंत्रोच्चारण इतना आसान होता तो आज हर व्यक्ति प्रकांड पंडित होता। हम क्यों पूजा के लिए किसी पंडित जी को घर बुलाते? तो व्यक्ति के गुण जो होते हैं उससे उनका वर्ण निर्धारित होता है। तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति व्यक्ति के गुणों के आधार पर मानी गई, तो इसे कहा गया वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का गुण का सिद्धांत। गुण मतलब जिस व्यक्ति के अंदर, इसके अंदर पठन पाठन से गुण है, पूजा पाठ के गुण है, तो ये ब्राह्मण। इसके अंदर सेना का संचालन, राजयोग है, तो ये क्या है? क्षत्रिय। इसी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन प्रकार के गुण बताए गए। सतोगुण, सतो मतलब सात्विक, जो लोग सात्विक रहते थे। सात्विक मतलब सात्विक भोजन करना, मांसाहारी भोजन नहीं करना, बहुत सरल सादा भोजन करना, सतोगुण। फिर रजोगुण, जिनके अंदर राजसिक ठाट बाट होते थे, खाना, अच्छा पहनना, शक्ति संचालन करा, उन्हें कहा गया रजोगुण। और तमोगुण तामसिक, तामसिक कहा गया मांसाहारी भोजन, मदिरा पान करना, लड़ाई झगड़ा करना। तो ब्राह्मणों के लिए रजोगुण, क्षत्रियों के लिए ब्राह्मणों के लिए सतोगुण, क्षत्रियों के लिए रजोगुण और वैश्य और शूद्रों के लिए तमोगुण, तामसिक। मेन तो वैश्यों के लिए भी नहीं माना जाता, इसे शूद्रों के लिए माना जाता है, क्योंकि वो जो लोग मांसाहारी भोजन करते थे, हमेशा दूसरों को कष्ट पहुंचाना, पशुओं को मार डालना, तो बोलते थे इनकी तामसिक प्रवृत्ति है। तामसिक मतलब दूसरों को कष्ट पहुंचाना, मांसाहारी भोजन करना, इसलिए इनका वर्ण निर्धारित किया गया शूद्र वर्ण। तो व्यक्ति के गुण के आधार पर जब वर्णों का निर्धारण किया गया, उसे कहा गया वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का गुण का सिद्धांत। इसी क्रम में अंतिम आता है उपनिषदों का सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत। सामाजिक उपयोगिता, बृहदारण्यक उपनिषद तुमने सुना होगा, हिस्ट्री में सुना है। उस उपनिषद में कहा गया कि समाज में जैसी जैसी उपयोगिता हुई, कि जैसे जो सर्वश्रेष्ठ, जैसे हम पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए या फिर पूजा पाठ के लिए जिनकी जरूरत या आवश्यकता महसूस की गई, वो ब्राह्मण कहलाए और इनकी संख्या कम थी। फिर समाज में युद्ध, सेना संचालन, शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता महसूस हुई। पूरे कब एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण कर देता था, तो वहां आवश्यकता महसूस हुई कोई इन सेना का नेतृत्व कर सके, संचालन कर सके, युद्ध में दूसरे शत्रु को हरा सके, तो आवश्यकता महसूस हुई क्षत्रियों की। फिर आवश्यकता महसूस हुई कोई इन सब के लिए खाने की व्यवस्था करे, अन्न भी तो चाहिए, शरीर कैसे चलेगा, मात्र पढ़ने पढ़ाने से या लड़ाई झगड़ा करने से थोड़ा ना चलेगा, अन्न चाहिए। तो जो कृषक हुए, व्यापारी हुए, वो वैश्य कहलाए। इसी प्रकार जो इन सब वर्गों की सेवा करते थे, इनके लिए काम करते थे, शस्त्रों को संभाल कर रखना, सेना की तैयारी करना, मोर्चों को संभलवाना, साफ सफाई का कार्य करना, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, तो वो कहलाए शूद्र। तो ये है उपनिषदों का सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत। तो ये सब है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत,
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का यदि अगर पूछा जाए परंपरागत सिद्धांत बताओ, तो तुम्हें सिर्फ वही बताना है। अगर पूछा जाए वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत बताइए, तो आप ये सब बताएंगे थोड़े थोड़े। परंपरागत सिद्धांत, रंग का सिद्धांत, कर्म तथा धर्म का सिद्धांत, गुण का सिद्धांत, सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रटना मत, समझना। और जहां तक है अच्छा लगा होगा तुम्हें, हाँ समझ आया?